लीजिए सुनिए। देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 18वें भाग के 8वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वास्तव में भूतनाथ का हाल बड़ा ही विचित्र है। अभी तक उसका असल भेद खुलने में नहीं आता। वो जहां जाता है वहां ही एक विचित्र घटना देखने में आती है। जिससे मिलता है उसी से एक नई बात पैदा होती है। और जब जो कुछ करता है उसी में एक अनूठापन मालूम होता है। इस समय वो बलभद्र सिंह के साथ चुनार गढ़ वाले तिलिस्म में मौजूद है। और वहां पहुंचने के साथ ही वो सुन चुका है कि कल राजा बीरेंद्र सिंह भी इस जगह आने वाले हैं। बीरेंद्र सिंह को तो आए हुए आज कई दिन हो चुके होते, मगर उन्होंने जानबूझकर रास्ते में बहुत देर लगा दी। नकली किशोरी कामनी और कमला के क्रियाकर्म का बखेड़ा, जिसका करना लोगों को धोखे में डालने के लिए आवश्यक था, चुनार में ले आना उन्होंने पसंद न किया, बल्कि रास्ते में निपटा डालना उचित जाना। इसलिए 15-20 दिन की देर उन्हें रास्ते में हो गई। और इसी से वहां पहुंच जाने पर भूतनाथ ने सुना कि राजा बीरेंद्र सिंह कल आने वाले हैं। उस खंडहर में पहुंचने पर रात के समय भूतनाथ ने जो कुछ तमाशा देखा था, उसका विचित्र हाल तो हम ऊपर के किसी बयान में लिख ही चुके हैं। आज उसी के आगे का हाल लिखकर हम अपने पाठकों के चित्त में भूतनाथ की तरफ से पुनः एक तरह का खुटका पैदा करना चाहते हैं। बलभद्र सिंह ने जब अपने सिराहने वाला लिफाफा उठाकर क्षमादान के सामने खोला तो उसके अंदर एक अंगूठी निकली, जिसे देखते ही वो चिल्ला उठा और तब बिना कुछ कहे अपनी चारपाई पर आकर बैठ गया। भूतनाथ ने उससे पूछा, क्यों ये अंगूठी कैसी है और इसे देखकर तुम घबरा क्यों गए? बलभद्र सिंह, इस अंगूठी ने मुझे कई ऐसी बातें याद दिला दी जिन्हें स्वप्न की तरह कभी याद करके मैं चौंक पड़ता था, मगर आज नहीं। फिर कभी मैं इसका खुलासा हाल तुमसे कहूंगा। भूतनाथ, भला देखो तो सही, उस लिफाफे के अंदर कोई चिट्ठी भी है या केवल अंगूठी? बलभद्र सिंह, लिफाफा भूतनाथ के हाथ में देकर, लो तुम ही देखो। भूतनाथ क्षमादान के पास लिफाफा ले जाकर और उसे अच्छी तरह देखकर, हाँ हाँ, इसमें चिट्ठी भी तो है। बलभद्र सिंह भूतनाथ के पास जाकर, देखें। भूतनाथ ने वो चिट्ठी बलभद्र सिंह के हाथ में दे दी और बलभद्र सिंह ने बड़े शौक से उसे पढ़ा। ये लिखा हुआ था, ये अंगूठी देकर तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। भूतनाथ को अपना सच्चा सहायक समझो और जो कुछ वो कहे उसे करो। भूतनाथ ये नहीं जानता कि हम कौन हैं, मगर हम कल उससे मिलकर अपना परिचय देंगे और जो कुछ कहना होगा कहेंगे। इस चिट्ठी को पढ़कर दोनों के जी में एक तरह का खुटका पैदा हो गया और बिना कुछ विशेष बातचीत किए दोनों अपनी अपनी चारपाई पर जाकर लेट रहे। मगर बची हुई रात दोनों ने अपनी आंखों में ही काटी। किसी को नींद न आई। दूसरे दिन सवेरे ही पन्नालाल उन दोनों के पास पहुंचे और रात भर का कुशल मंगल पूछा। दोनों ही ने दुनियादारी के तौर पर कुशल मंगल कहकर बातचीत की, मगर रात के विचित्र हाल को अपने दिल के अंदर ही छिपा रखा। दिन भर इन दोनों का बड़े चैन और आराम से बीता। जीत सिंह से भी मुलाकात और कई तरह की बातें हुई, मगर जीत सिंह और उनकी आज्ञा अनुसार किसी अय्यार ने भी उन दोनों से मुकदमे की बात या किसी तरह का सवाल न किया, क्योंकि ये बात पहले ही से तय पा चुकी थी कि बिना राजा बीरेंद्र सिंह के आए इस बारे में किसी तरह की बातचीत भूतनाथ से न की जाएगी। आज किसी समय राजा बीरेंद्र सिंह के आने की खबर थी, मगर वे न आए। संध्या के समय हरकारे ने आकर जीत सिंह को खबर दी कि राजा साहब कल संध्या के समय यहां आवेंगे। भूतनाथ और बलभद्र सिंह के आने की खबर उन्हें हो गई है। संध्या होने के साथ ही भूतनाथ और बलभद्र सिंह के दिलों में धुकधुकी पैदा हो गई कि देखना चाहिए कि आज की रात कैसी गुजरती है। तिलिस्मी चबूतरे के अंदर से कौन निकलता है और क्या कहता है। रात आधी से ज्यादा जा चुकी थी। कल की तरह आज भी इस लंबे चौड़े मकान के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। भूतनाथ और बलभद्र सिंह अपनी अपनी चारपाई पर लेटे हुए हैं, मगर नींद किसी की आंखों में नहीं है और दोनों का ध्यान उसी तिलिस्मी चबूतरे की तरफ है। कल की तरह आज भी उस चबूतरे वाले दालान में कंदील जल रही है, जिसके सबब से वो पत्थर वाला चबूतरा साफ दिखाई दे रहा है। भूतनाथ ने देखा कि कल की तरह आज भी इस पत्थर वाले चबूतरे का दरवाजा खुला और उसके अंदर से एक आदमी स्याह लबादा ओढ़े हुए निकला। धीरे धीरे घूमता फिरता वो उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा जिसमें भूतनाथ और बलभद्र सिंह आराम कर रहे थे। कमरे का दरवाजा खुलने के साथ ही वे दोनों उठ बैठे
और उस आदमी को कमरे के अंदर पैर रखते हुए देखा। उस आदमी ने हाथ के इशारे से बलभद्र सिंह को बैठने के लिए कहा और भूतनाथ को अपने पास बुलाया। भूतनाथ चारपाई के नीचे उतर पड़ा और अपना तिलिस्मी खंजर, जो खूंटी के साथ लटक रहा था, लेकर उस आदमी के पास गया। वो आदमी भूतनाथ को अपने साथ कमरे के बाहर वाले दालान में ले गया और वहां से सीढ़ी की राह नीचे उतरने के लिए कहा। भूतनाथ भी चुपचाप उसके साथ नीचे चला गया। यहां भी एक कंदील जल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। उस आदमी ने अपना चेहरा खोल दिया और भूतनाथ को अपनी तरफ अच्छी तरह देखने के लिए कहा। भूतनाथ सूरत देखते ही चौंक पड़ा और बोला, है, ये मैं किसकी सूरत देख रहा हूं? क्या धोखा तो नहीं है? आदमी, नहीं नहीं, कोई धोखा नहीं है। मैम कुचले कहने से शायद तुम्हारा शक जाता रहेगा। भूतनाथ, हाँ, मेरा शक जाता रहा, मगर आप यहां कहाँ? क्या मुझे किसी तरह का विचित्र हुक्म दिया जाएगा, या मुझे राजा साहब से माफी मांगने की मोहलत ही न मिलेगी? आदमी, हाँ, तुम्हें एक विचित्र हुक्म दिया जाएगा, मगर ये बताओ कि राजा साहब के बारे में तुमने क्या सुना है? वे कब तक यहां आवेंगे? भूतनाथ, राजा बीरेंद्र सिंह कल यहां अवश्य आ जाएंगे। आज हरकारे ने आकर ये पक्की खबर जीत सिंह को दी है। आदमी, कुछ सोचकर, ये तो बड़ी मुश्किल हुई है, हमारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। भूतनाथ कांप कर, सो क्यों? मैंने अब कौन सा नया अपराध किया है? आदमी, नया अपराध किया तो नहीं, मगर करना पड़ेगा। भूतनाथ, नहीं नहीं, मैं अब कोई अपराध न करूंगा। जो कुछ कर चुका हूं उसी का कलंक मिटाना मुश्किल हो रहा है। आदमी, मगर क्या किया जाए, लाचारी है। अपराध तो करना ही होगा, और सो भी इसी समय। भूतनाथ कुछ सोचकर, भला ये तो बताइए कि वो अपराध है क्या और मुझे क्या करना होगा? आदमी, ये तो जानते ही हो कि बलभद्र सिंह हमारा है। भूतनाथ, जी हां, इस समय तो मेरी जान बचाने वाला है। आदमी, बेशक। भूतनाथ, तब आप क्या चाहते हैं? आदमी, यही कि इसी समय बलभद्र सिंह को बेहोश करके हमारे हवाले कर दो। हम तो उन्हें कल ही उठा ले गए होते, मगर कल हमें निश्चय हो गया कि तुम जाग रहे होगे और लड़ने के लिए अवश्य तैयार हो जाओगे। इसलिए सोचा कि पहले तुम्हें अपना परिचय दे ले, तब ये काम करें जिसमें तुम्हारा दिल भी खुटके में न रहे। भूतनाथ, मगर ये तो बड़ी मुश्किल होगी। अच्छा, कल राजा बीरेंद्र सिंह से उनकी मुलाकात तो करा लेने दीजिए। आदमी, ये नहीं हो सकता। उन्हें हम आज ही ले जाएंगे, नहीं तो हमारा बहुत हर्ज होगा और उस हर्ज में तुम्हारा भी नुकसान है। भूतनाथ, है, नुकसान और दुख भोगने के लिए तो मैं पैदा ही हुआ हूं। ना जाने मेरी किस्मत में निश्चित होना भी बदा है या नहीं। राजा बीरेंद्र सिंह सुन चुके हैं कि भूतनाथ बलभद्र सिंह को छुड़ा लाया है। अब अगर इस समय आप उन्हें ले जाएंगे, कल राजा बीरेंद्र सिंह उन्हें मुझसे मांगेंगे, तो क्या जवाब दूंगा? आदमी, कह देना कि मैं रात को सोया हुआ था, ना मालूम बलभद्र सिंह कहाँ चले गए, मुझे कुछ खबर नहीं। आप अपने पहरे वालों से पूछिए। भूतनाथ, हाँ, यदि आप ना मानेंगे तो ऐसा ही करना पड़ेगा। आदमी, तो बस अब विलंब न करो, झटपट जाओ और उन्हें बेहोश करके हमारे पास ले आओ। भूतनाथ, जिस समय मैंने बलभद्र सिंह को छुड़ाया था, उस समय उन्हें विश्वास नहीं होता था कि मैं उनके साथ नेकी कर रहा हूं। बड़ी मुश्किल से तो उन्हें विश्वास दिलाया। इस समय आप जानते हैं कि वे भी जाग रहे हैं। आप खुद ही उन्हें बैठे रहने के लिए कह आए हैं। अब मैं उन्हें जबरदस्ती बेहोश करूंगा तो उनके दिल में क्या आवेगा? क्या वे ये समझेंगे कि भूतनाथ ने नेक नियति के साथ मेरी जान बचाई थी? आदमी, अगर ऐसा समझेंगे तो समझें। तुम सोच क्या रहे हो? क्या मेरा हुक्म न मानोगे? भूतनाथ, मेरी क्या मजाल जो आपका हुक्म न मानो। इतने ही में उसी तरह का स्याह लबादा ओढ़े और भी एक आदमी वहां आ पहुंचा। भूतनाथ समझ गया कि वो आदमी इसी का साथी है और कल भी यहां आया था। इस नए आए हुए आदमी ने पहले आदमी से खास बोली में कुछ बातचीत की, जिसे भूतनाथ कुछ भी न समझ सका। इसके बाद उसने पर्दा हटा के अपनी सूरत भूतनाथ को दिखा दी। अब भूतनाथ के ताज्जुब का कोई ठिकाना न रहा और वो एकदम घबरा के बोला, नहीं नहीं, मैं जागता नहीं हूं, बल्कि जो कुछ देख रहा हूं सब स्वप्न है। दूसरा आदमी, भूतनाथ, तुम पागल हो गए हो? भूतनाथ, बेशक यही बात है, या तो मैं स्वप्न देख रहा हूं या पागल हो गया हूं। पहला आदमी, ना तो तुम स्वप्न देख रहे हो और ना पागल ही हो गए हो। जो कुछ देख सुन रहे हो सब ठीक है।
अच्छा, अब तुम हम लोगों के साथ आओ। किसी दूसरी जगह अंधेरे में खड़े होकर बातचीत करेंगे। हम तो यहां केवल इसलिए खड़े हो गए थे कि तुम्हें अपनी सूरत दिखा दें। इतना कहकर वे दोनों आदमी भूतनाथ का हाथ पकड़े हुए दूसरे दालान में चले गए, जहां बिल्कुल अंधकार था, और वहां बातचीत करने लगे। इस जगह उन तीनों में जो कुछ बातें हुई वो अय्यारी भाषा में हुई, इसलिए लिख न सके। मगर आगे चलकर इन बातों का जो कुछ नतीजा निकलेगा पाठकों को मालूम हो जाएगा। हाँ, इतना कह देना जरूरी है कि 1.5 घंटे तक उन तीनों में खूब बातें होती रहीं। इस बीच में 2 दफे भूतनाथ के बड़े जोर से हंसने की आवाज आई। ताज्जुब नहीं कि वो आवाज बलभद्र सिंह के कानों तक भी पहुंची हो। इसके बाद भूतनाथ वहां से रवाना होकर बलभद्र सिंह के पास आया। देखा कि अभी तक वो बैठे हुए हैं और भूतनाथ का इंतजार कर रहे हैं। भूतनाथ को देखते ही बलभद्र सिंह बोले, आओ आओ भूतनाथ, मेरे पास बैठ जाओ और बताओ कि क्या हुआ। वो आदमी कौन था जो तुम्हें ले गया था? मैं सब विचित्र हाल आपसे कहता हूं। यह कहता हुआ भूतनाथ बलभद्र सिंह के पास बैठ गया, मगर इस तरह सटकर बैठा कि उसकी कमर में लगा तिलिस्मी खंजर बलभद्र सिंह के बदन से छू गया और वो उसी समय कांप कर बेहोश हो गए। बलभद्र सिंह के बेहोश हो जाने के बाद भूतनाथ ने उनकी गठरी बांधी और नीचे उतार कर दोनों विचित्र आदमियों के पास ले गया। उन दोनों ने उसे तिलिस्मी चबूतरे के पास पहुंचा देने के लिए कहा और भूतनाथ उसे तिलिस्मी चबूतरे के पास ले गया। तब वे दोनों आदमी बलभद्र सिंह को लेकर चबूतरे के अंदर चले गए। चबूतरे का पल्ला बंद हो गया और भूतनाथ कुछ सोचता विचारता अपनी चारपाई पर आकर लेट रहा। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 18वें भाग के 8वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।